कि आलोक शर्मा जी, मुख्य मांग एक तरीके से विपक्ष के तरफ से भी और उसके साथ साथ जो प्रतिनिधिमंडल मिला है उनकी तरफ से भी यही मांग है, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा। हमारे संवाददाता भी कह रहे हैं कि सरकार की तरफ से इस पर फिलहाल कोई विचार नहीं है। देखिए साहिल जी, सबसे पहले तो कांग्रेस पार्टी की तरफ से मैं पुलिस को भी और प्रदर्शनकारियों को भी, दोनों को ही संयम बरतने की सलाह देना चाहूंगा। अपनी तरफ से निवेदन भी करना चाहूंगा कि इस तरह के कोई हालात ना बने जिसकी वजह से कहीं पर किसी का कोई जान माल का किसी भी रूप में कोई हानि हो। दूसरी चीज, अब जहां तक बात धर्मेंद्र प्रधान की है, धर्मेंद्र प्रधान पूरी तरह से जिम्मेदार हैं, लेकिन सरकार जिम्मेदारी मानने को तैयार नहीं है। नॉन अकाउंटेबल गवर्नमेंट है ये। इस सरकार में जिम्मेदारी किसी की नहीं है, केवल विश्व गुरु जो हैं वो सब कुछ कर रहे हैं, ब्रह्मांड को वो चला रहे हैं और जिम्मेदारी किसी की नहीं है। हालत यह है कि नीट का पेपर 2024 में भी आउट हुआ और सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई लड़ी गई, उसके बाद 2026 में भी आउट हुआ, 25 की भी खबरें आ रही हैं। एनटीए के ऊपर कभी आज तक एक क्लर्क को भी सस्पेंड नहीं किया गया। क्यों? क्योंकि एनटीए के अंदर बीजेपी और आरएसएस के लोग भर्ती हैं, उनको बचाया कैसे जाए इसके ऊपर पूरी ताकत लगाई जाती है। अब ये देश का युवा और देश की जनता समझ चुकी है कि पूरे शिक्षा तंत्र के ऊपर आरएसएस ने अपना कब्जा कर लिया है। 152 पेपर लीक होते हैं। छात्रों की गूंज के माध्यम से देहरादून में जिस तरह का माहौल था, मैं वहीं पर मौजूद था, जिस तरह का माहौल था, विद्यार्थियों के अंदर, छात्रों के अंदर पूरी तरह से आक्रोश है इस सरकार के लिए। लेकिन मैं बड़े दुख के साथ कहना चाहूंगा कि इस सरकार की इतनी मोटी खाल हो चुकी है, ये सरकार कुछ भी सुनने को तैयार नहीं है। अभी हमारे बीजेपी के मित्र साथी पता नहीं क्या क्या गिनवा रहे थे। अरे भाई, आपकी सरकार है, आईटी डिपार्टमेंट से लेकर पुलिस से लेकर सब कुछ आपके पास है, आप क्यों नहीं जांच कराते? मैं तो उल्टा पूरी तरह से आरोप लगाऊंगा कि जितने ये ट्विटर्स और तमाम जो इन्होंने चीजें बताई हैं, ये भाजपा ने तो नहीं चलवाई है कहीं। भाजपा ही तो ये तरह के प्रोपेगेंडा नहीं चलवा रही है जितना। अरे भाई सुनिए ना, देखिए मैं आपके बीच में नहीं बोला साहिल जी, देखिए अगर ये बीच में बोलेंगे तो मैं फिर पूरी डिबेट डिरेल कर दूंगा। मैं किसी के बीच में नहीं बोलता, मैं मुद्दे की बात पर आना चाहता हूं। मैं चुप हो जाता हूं साहिल जी, आप डिबेट कीजिए अपने। नहीं, एक मिनट आलोक जी, ये सवाल यहां पर बीजेपी की तरफ से यह भी आरोप लगाया जा रहा है, जो आज दरअसल भीड़ दिखाई दी दिल्ली के सड़कों पर, क्या ये राजनीतिक भीड़ थी आपको लगता है? क्योंकि एक आयोजन तो आपने देहरादून में किया था या कोटा में किया था, जो कांग्रेस पार्टी की तरफ से आयोजन किया गया था। आज की भीड़ को देखकर आपको क्या लगता है? यह बात अलग है कि जो जंतर मंतर पे स्टेज बनाया गया था, वहां पर सारी राजनीतिक पार्टियों के नेता पहुंचे हुए थे, कांग्रेस पार्टी से लेकर सभी विपक्षी दलों के नेता वहां पर पहुंचे हुए थे, लेकिन जो भीड़ आज सड़क पर दिखाई दी, उसको लेकर कांग्रेस पार्टी का आकलन क्या है? देखिए, ना तो कांग्रेस पार्टी ना किसी और राजनीतिक दल ने इस लोगों को या बच्चों को किसी भी रूप में आह्वानित किया था। किसी का कोई आह्वान नहीं था, ये स्वतः बच्चे आए हैं। और किसी भी, केवल दिल्ली और यहां पर जंतर मंतर की बात नहीं है साहिल जी, हर राज्य में, हर शहर में, हर राजधानी में हजारों हजार बच्चे मशाल की जुलूसें निकाल रहे हैं। वो एक अलग बात है कि उनकी पिक्चरें मीडिया में नहीं नजर आ रही हैं। दुर्भाग्य ये है कि धर्मेंद्र प्रधान, क्योंकि इनके लिए एक कमाऊ पूत है, इनके लिए दूध देने वाली गाय है, आरएसएस और बीजेपी के बच्चों को गलत तरीके से भर्ती कराने के मशीन का सरगना है। एक तरीके से प्रदीप भंडारी, मैं जवाब दूंगा। यह साफ नजर आ रहा है, 3 में से एक डिमांड चर्चा से पूरी तरीके से बाहर। क्या आपको लगता है कि छात्र मानेंगे? पहली बात तो साहिल जी, जब आपका शो चल रहा था, उसी शो चलते वक्त 6 मिनट पहले इन्हीं से ही प्रदर्शनकारियों ने पुलिस के ऊपर पत्थरबाजी करी, जिसमें पुलिस वाले घायल हुए। तो मुझे लगता है वो भी किसी के माता और पिता है, उनके ऊपर भी उतनी सहानुभूति होनी चाहिए। और पत्थरबाजी का मॉडल को कांग्रेस को नहीं स्वीकारना चाहिए। जैसे कांग्रेस पार्टी के लोग लद्दाख के अंदर डंडे लेकर जो है ऑफिसेस के ऊपर इन्होंने अतिक्रमण किया था। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, जरा ये तस्वीर ध्यान से देखिए। आलोक जी, आपने नीट का एग्जाम नहीं दिया है, ना ही साहिल जी ने दिया है, ना मैंने दिया है, पर नीट के अंदर पेपर के टॉप रैंक नंबर 2 के पेपर में सुप्रीम कोर्ट में दोनों बार मैं पर्सनल पेटिशनर मैं आपके सामने तथ्य रख रहा हूं। दोनों बार पॉइंट नंबर 2 पेटिशनर रहा हूं मैं। सुनिए मेरे भाई, काहे हो रहे हैं, इतना क्यों घबरा रहे हैं? पंशुल बंसल रैंक नंबर 2, कल ये मिले थे और कल इन्होंने कहा था रीनीट पूरी अच्छी तरीके से हुआ। 11 लाख युवा क्वालिफाई कर चुके हैं, जो देश के इतिहास में सबसे ज्यादा है। जितने भी आप आरोपी बोल रहे हैं, सबके सब आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं, उन पे जांच हो रही है। तो हम किसी को छुपाने के लिए नहीं है, पर बच्चों की आड़ में ये अराजकता की राजनीति क्यों कर रहे हैं? हम तो मिल भी रहे हैं, सुन रहे
तरफ धर्मेंद्र प्रधान, साहिल जी 5 सेकंड दीजिएगा। एक मिनट आलोक जी, एक मिनट जरा संजीव झा, बाकी लोगों को भी ले लेते हैं, एक एक करके सभी से प्रतिक्रिया ले लेंगे, सभी से एक एक करके प्रतिक्रिया ले लेंगे। संजीव झा, मैं आता हूं, आपके पास भी आऊंगा, एक एक करके सभी से प्रतिक्रिया लेंगे, बाकी लोग भी है। संजीव झा सुनिए तो सही, साहिल जी, संजीव झा, साहिल जी 1 मिनट केवल, साहिल जी केवल 1 मिनट रुकिए, साहिल जी 1 मिनट रुकिए। केवल मैं कहना चाहूंगा कि नीट का जो पेपर 21 जून को हुआ था उसमें भी भारी अनियमितताएं हुई हैं और ये 50 खबरें मेरे पास हैं और सबसे ज्यादा एपिसेंटर इसका अरे भाई 30 लोग जेल के अंदर पड़े हुए हैं, फैक्ट चेक हो चुका है, 30 लोग जेल के अंदर गए हैं बिहार के अंदर। मैं फिर कह रहा हूं, मैं सुप्रीम कोर्ट में उसका प्रैक्टिशनर हूं। कुछ खबरें महाराष्ट्र से आई थी इस बात को लेकर, और इस बात को लेकर एनटीए के तरफ से सोशल मीडिया पर बात रखी गई है, हालांकि इसकी जांच अलग से होगी। एक मिनट, आज इसके बावजूद भी एक मिनट, गलत बात है, लोकतंत्र मुझे समय दीजिए साहिल जी, मुझे समय नहीं, दीजिए। चर्चा सिर्फ बीजेपी और कांग्रेस के बीच में नहीं होगी, बाकी लोग भी यहाँ पर है, सभी के साथ प्रतिक्रिया लेंगे। संजीव झा, बीजेपी को एक सेकंड, आलोक जी आता हूं आपके पास, प्लीज आपके पास आता हूं मैं, मत करिए ऐसा, आपका भी यही प्रॉब्लम है, प्लीज ऐसा मत करिए। सभी से प्रतिक्रिया लेना जरूरी है, बाकी लोग भी यहां पर बैठे हुए हैं, मैं आपके पास दोबारा आऊंगा, मैंने कहा आपको इस बात को। संजीव झा, आपने देखा कि एक तरफ तो धर्मेंद्र प्रधान ट्वीट कर रहे हैं, जो ट्वीट प्रदीप भंडारी दिखा रहे हैं कि नीट एग्जाम में जो दूसरे रैंक पर जो छात्र आए हुए हैं वो आकर कह रहे हैं कि बहुत बढ़िया। दूसरी तरफ भारी संख्या में छात्र हमें सड़क पर दिखाई दिए, जिसे प्रदीप भंडारी कहते हैं कि ये तो राजनीतिक पार्टियों के द्वारा भेजे गए लोग थे, और वो कह रहे हैं कि पथराव वथराव वहां पर हुआ था। ये दोनों चीजें आप किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि आम आदमी पार्टी का मॉडल रहा है आंदोलन का, जिससे आम आदमी पार्टी तैयार हुई। देखिए, मुझे लगता है कि 27 दिन से ये सब लोग धरना और अनशन पे बैठे हुए थे। 27 दिन में आपको केंद्र की सरकार कहीं नहीं दिखी होगी कि बातचीत को तैयार हो। इनका तो अहंकार इतना बड़ा है, एक बात। दूसरी बात, धर्मेंद्र प्रधान जी नंबर 2 रैंक का तो दिखाते हैं इंटरव्यू, लेकिन वहीं बहुत सारे बच्चे ने ये कहा है कि OMR सीट बदल दी गई है, मेरा नंबर कुछ और था, नंबर कुछ और आ रहा है। एनटी उस पर जांच करने के लिए तैयार नहीं है, उस ऐसे ही एक तरफा खारिज कर दिया, कहा कि ये AI जनरेटेड है। वो स्टूडेंट को बुला लो, उसकी बात कर लो, तो वो तो नहीं दिखा रहे। तीसरी बात, अभी जो प्रदीप भंडारी कह रहे थे, मैं एक बात बताइए कि इतनी एजेंसी इनके पास है, आखिर वो ट्वीट करने वाले कौन लोग हैं? वो पहुंच नहीं पाते। व्हाट्सएप कौन कर रहा है? पहुंच नहीं पाते। सारे इनके लोग हैं, अगर जांच होगी तो पकड़े जाएंगे, ये करा रहे हैं। आज ही सुबह उसी जंतर मंतर के परिसर में एक पत्थर से भरे हुए ट्रक को वहीं के आंदोलनकारी ने एक्सपोज किया, चढ़ करके दिखाया कहां से आया वो पत्थर, वो ट्रक कैसे पहुंचा वहां पे, जांच कराए ना। चारों तरफ कैमरे, पुलिस को बुलाया गया। तो ये इनका मॉडल है, इनका एक मिनट आप चुप रहिए। देखिए, मैं आपके बीच में नहीं बोला। अब वही प्रदर्शनकारियों ने बताया कि ये पत्थर के ट्रक यहाँ पे हैं। दूसरी बात कि अगर इस देश के अगर आज अभी भी अजीत दीपके को पुलिस ने डिटेन किया हुआ, उसने ट्वीट किया है, अब देख लीजिए, थोड़ी जानकारी इकट्ठा कर लीजिए। चौथी बात जो सबसे इंपॉर्टेंट है, चौथी बात, इनको साहिल चुप कराइए, ऐसे तो डिबेट नहीं होगा ना। अगर फिर इनको बोलने नहीं दूंगा मैं, लीजिए ना क्या बोल रहे हैं। इनको ये इसी तरह फिर ऐसा होगा, फिर आपके बीच में लोग बात करेंगे। प्लीज प्रदीप भंडारी, बीच में नहीं बोलूंगा बीच में। देखिए, एक मिनट, संजीव झा 1 मिनट, प्रदीप भंडारी 1 मिनट, संजीव झा 1 मिनट, भंडारी 1 मिनट। हम बहुत ही गंभीर मुद्दे पर बात कर रहे हैं प्रदीप भंडारी। हम सभी लोग कभी ना कभी छात्र रह चुके हैं और हमें पता है कि छात्रों की समस्या क्या होती है। तो मुझे लगता है कि आज कम से कम छीटाकशी के बजाय अगर हम मुद्दे पर बात करें तो बेहतर रहेगा। एक दूसरे के बीच में बात करने से कोई किसी का भला नहीं होने वाला है। ये बात हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। नहीं करूंगा, बोलिए। उतरे हुए थे और 21 दिन के बाद सरकार के कैबिनेट मंत्री को उन्हीं के प्रतिनिधि मंडल से मिलना पड़ा है। तो जरा दोनों की बातें सुन लेते हैं। संजीव झा, आपकी बात खत्म करिए, उसके बाद मैं प्रदीप भंडारी के पास चलूंगा। संजीव झा, चौथी बात ये कह रहे हैं कि ये छोटा रिचार्ज है। अगर इस देश के ये लाखों करोड़ों नौजवान अगर छोटा रिचार्ज किसी पार्टी का है, तो फिर आपको घबराना चाहिए आपको कि आज देश के नौजवान आपसे नाराज है। जो शिक्षा मंत्री पूरे अपने टेन्योर में एक एग्जाम ठीक से नहीं करा पाया, उसी के रिजाइन की बात तो कर रहे थे। क्यों इतना बड़ा अहंकार है आपको?
क्यों नहीं बुला के टीचरों से बात करते, बच्चों से बात करते? आप बताइए कि इनकी आपकी क्या मजबूरी है, आप क्यों नहीं रिजाइन ले सकते? बातचीत होना चाहिए ना जनतंत्र में। या आप उनको डराएंगे, आप उनको डंडे मारेंगे? आप कहते हैं पत्थर मारने की बात, आपने पुलिस के डंडे लगते हुए देखे हैं? आपने हजारों बच्चों को, आज किसी के सर फटे हैं, किसी के पैर फटे हैं, और सारे आम घर के बच्चे हैं। आप अगर जाकर के देखिए अपने कैमरा, धीरेन्द्र कुमार, अपने बच्चे अपने घर से बाहर केवल इसलिए आए थे कि एनडीए सत्ता का अहंकार आपके सहयोगी भी जवाब दे सकते हैं, एनडीए की तरफ से भी जवाब ले सकते हैं। प्रदीप भंडारी, एनडीए की तरफ से भी जवाब ले सकते हैं। पंजाब के अंदर इन्होंने लाठियां चलाई आज मनरेगा के वर्कर्स के ऊपर और युवाओं के ऊपर। पंजाब की बात आ गई, पंजाब में भी जवाब देंगे। पंजाब की चिंता आप न करें, इस देश के करोड़ों लड़कों की चिंता नहीं है इनको पंजाब की चिंता पंजाब के लोग कर लेंगे। लेकिन जो लोग आज सड़क पे आए थे, जिस जंगी के साथ आपने ये किया है, ये वॉट अबाउट भी बड़ी आसान होती है। ये जंगी को नहीं, आपकी सफी, आपकी कमीज मेरे कमीज से ज्यादा मैली, ये दिखाने में ही ज्यादा मजा आता है। जरा एक मिनट, एक मिनट जरा धीरेन्द्र कुमार, आपके पार्टी के नेता तो आंदोलन से निकले, रामविलास पासवान आंदोलन से निकले हुए नेता है, उन्होंने बिहार में जाकर लोक जनशक्ति पार्टी बनाई थी। आपकी पार्टी इस आंदोलन को किस तरीके से देखती है? देखिए, ये हक है छात्रों का, लोकतांत्रिक तरीके है हमारे देश में, और उसी का हम लोग सभी अनुसरण करते हैं। वर्तमान के जो भी एनडीए के नेता हैं, या मैं तो विपक्ष में भी कुछ लोग हैं जो 74 के आंदोलन से बने हुए हैं, और छात्रों को की क्या पीड़ा होती है और सरकारें कैसे दमन करती थी उस समय, इस पीड़ा को भी सहा है। तो हम लोग तो उस रास्ते पे कभी नहीं चल सकते। इसीलिए आपने देखा कि वार्ता क्या, उनका रास्ता हम लोगों ने खोल के रखा है, वार्ता भी हुई है। तो क्या बातचीत पहले से होनी चाहिए थी? जो आज हुआ वो क्या पहले होना चाहिए था? उसके पहले जो होना चाहिए था साहिल भाई, उसमें सुधार होने चाहिए थे, समय पर जांच होने चाहिए थे, भ्रष्टाचार में जो लिप्त है उनको जेल जाने चाहिए थे, री एग्जाम होने चाहिए थे, उसके सही समय पर परिणाम आने चाहिए थे। सारी चीजें तो की ना। उससे पहले मैं ये करूं जो करने चाहिए थे, इस भावना को, छात्रों की भावना को सरकार ने समझा और उन चीजों पर एक्शन लिया। आज परिणाम है कि आप देख लीजिए कि किस तरह के 1.59 लाख एससी के बच्चे उत्तीर्ण होकर उनके घरों में खुशियां हैं, 5 लाख से ज्यादा बच्चे ओबीसी के, उनके घरों में खुशियां हैं, और 58% से ज्यादा बेटियां सक्सेस हुई हैं, उसके घरों में खुशियां हैं। इस पर भी थोड़ी चर्चा करिए ना। जो गुजर गए हैं उनके प्रति संवेदना है, कई ऐसे लोग गए हैं वो भी मेरे ही परिवार के हैं, लेकिन सड़क पर आकर के आप आंदोलन करिए, ये आपका देश है और आपकी सरकार है, लेकिन अपने प्रतिनिधि को सदन के अंदर में बोलने दीजिए, ताकि इस बात का विमर्श संवैधानिक तरीके से सदन के अंदर में हो। लेकिन विपक्ष कौन बात उठाएगा? कौन बात उठाएगा? क्या आप भी बात उठाएंगे? बिल्कुल बात उठाएंगे। सदन को लगता है कि आंदोलनकारी जो थे, नहीं, जो सरकार की तरफ से कहा गया, पहले तो आंदोलनकारियों की तरफ ध्यान नहीं दिया गया, कहा गया कि ये तो बहुत छोटे लोग हैं, इन पर क्या ध्यान देना। उसके बाद जब उन्होंने कहा कि हम तो अनशन पर बैठेंगे 20 दिन तक, तो उनसे बातचीत नहीं की गई। धीरेन्द्र कुमार, साहिल भाई, मेरे नहीं कहा तो 20 दिन तक बातचीत क्यों नहीं की? अरे भाई, वो प्रोटेस्ट कर रहे थे, प्रोटेस्ट के अंदर वो अधिकार है। हमने थोड़ी कांग्रेस पार्टी ने मिडनाइट में रामदेव बाबा की लाठी चला दी थी। वो होता है तानाशाही, वो होता है अराजकता। 18 प्रोटेस्ट किया। ठीक है प्रदीप, पहले धीरेन्द्र कुमार को तो जवाब देने दीजिए। उनकी तो आंदोलन से आई हुई पार्टी है ना, तो उनको जवाब देने दीजिए। आंदोलन से नजदीकी रास्ता उनका रिश्ता रहा है। बोलिए धीरेन्द्र। छात्र अपने अधिकार का वो कर रहे हैं, इस्तेमाल करते रहेंगे, और सरकार भी संवेदनशील है, सुन रही है। साहिल भाई, हमने उतने दिनों में उसी कैबिनेट के हिस्सा है हमारे आदरणीय नेता चिराग पासवान, जहां पर ये फैसले हुए कि सीबीआई की जांच हो, उसी कैबिनेट के सदस्य हैं जिस कैबिनेट ने आज लिया कि उनसे बातचीत का रास्ता हम लोगों को जारी रखना चाहिए। बातें आई, मांगे आ गई, तो कुल मिला के लोकतंत्र का इससे बढ़िया उदाहरण और क्या हो सकता है? विपक्ष के लोगों को सदन चला। आलोक शर्मा जी, लोकतंत्र का पूरा पालन हो रहा है। एनडीए को लगता है कि पूरा लोकतंत्र का पालन हो रहा है। आज सदन के भीतर दीपेंद्र हुड्डा और उसके साथ साथ राज्यसभा में भी हमने देखा मल्लिकार्जुन खड़गे इस मुद्दे को उठा रहे थे। क्या सरकार इस बात पर चर्चा करने के लिए तैयार है? क्या कांग्रेस पार्टी इस पर चर्चा करवाएगी? देखिए, मैं बीजेपी के प्रवक्ता की सबसे पहले झूठ निकालता हूं। ये 21/6 की एफआईआर है लखीसराय बिहार की। यहां पर एक कंपनी है जो एनटीए के 2017 से टेंडर ले रही है और उसके मालिक का नाम है आशीष मित्तल। वो आदमी पूरी तरह से जो सेक्रेटरी एजुकेशन रहे, वो चीफ सेक्रेटरी भी रहे, जोशी साहब, उनके बहुत नजदीक का व्यक्ति है, और सिक्योरिटी लैप्सिस का ही सारा खेल है ये।
सिक्योरिटी लैप्सेस में क्या हुआ है कि जो फिंगरप्रिंट्स लिए जाते हैं उसमें पूरी तरह से गड़बड़ और घपले हुए हैं। 21 जून वाले ठीक है, पेपर मैंने में सवाल भी क्या लोग, पूछा है आपसे, दूसरे लोग बैठे क्या हैं। इसको लेकर सदन में मैं चर्चा फिर- होगी क्या? मैं आ रहा हूं उस पर भी, सदन में चर्चा होगी क्या आलोक जी? मैं उस पे भी आ रहा हूं। देखिए, सदन को इन लोगों ने अपना एक खेल का मैदान बना लिया है। जब 150 सांसदों को ये लोग बाहर कर देते हैं, सस्पेंड कर देते हैं। सदन पर चर्चा होने का मतलब तो ये होता है कि सदन में चर्चा होने के बाद कोई एक्शन हो, लेकिन कोई एक्शन तो किसी के ऊपर होता नहीं। जवाब दूंगा। एक्शन अकाउंटेबिलिटी जीरो है। अभी बिहार का मैंने एग्जांपल दिया, एफआईआर की कॉपी मेरे सामने है और बीजेपी का प्रवक्ता बीच बीच में बोलते प्रदीप रहेंगे भंडारी, साहिल जी आप इनको सदन में रोकेंगे चर्चा नहीं, होगी कि पूरे नहीं शो होगी? में- क्योंकि पूरे सोनम शो में वांगचुक ये भी दूसरों के मांग कर बीच में चुके हैं कि बोलते सदन रहेंगे। के भीतर सभी पार्टियों के तरफ से चर्चा होना जरूरी है, तभी वो अपना अनशन खत्म करेंगे। सुबह 6:30 सरकार तैयार है। अरे भाई, अगर हिंदू सरकार मुसलमान युवाओं क्यों के कर प्रति रहे हो? फिर संवेदनशील टीवी पर नहीं बैठकर होती भारत तो नीट पाकिस्तान में क्यों कर रहे एमबीबीएस हो? की फिर सीट टीवी पर 51,348 से बढ़कर 1,36,939 नहीं होती, जो देश के इतिहास में सबसे ज्यादा युवाओं को नीट देने वाली सीटें मोदी सरकार ने बढ़ाई है। पर मैं पूछना चाहता हूं साहिल भाई, आपसे प्रोटेस्ट का अधिकार है, पर कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी क्या आजादी के नारे, क्या संसद खत्म हो जाएगी उसके नारे, क्या प्रधानमंत्री को पीट दिया जाए इस तरीके के नारे का समर्थन करती है? क्या पुलिस पे पत्थरबाजी का समर्थन करती है? और अगर आलोक शर्मा के पास कोई तथ्य है तो जाके सीबीआई को दे दे। ठीक है, अरे भाई, मुझे केवल ये चलिए, बता दीजिए कि ठीक है। 2024 अब में जो नीट का पेपर आज आउट की हुआ था, स्थिति उसकी में, जांच आज कहां की तक स्थिति में, पहुंची? अभी जो यही स्थिति धर्मेंद्र बनी हुई प्रधान है थे, उसमें ये यही बात साफ CBI है। के डायरेक्टर थे। ठीक है, सदन के भीतर इस पर चर्चा होगी कि नहीं होगी? आशुतोष, हर आंदोलन में हमने देखा हुआ है, अन्ना आंदोलन की शुरुआत हुई तब शुरुआत में कांग्रेस पार्टी की तरफ से जो मंत्री गए थे वहां पर बहुत दिन तक उनको नजरअंदाज किया गया, फिर विलासराव देशमुख को भेजा गया। हर आंदोलन में हम ये बात देखते हैं और उसके बाद आरोप लगाया जाता है कि कोई ना कोई इस आंदोलन के पीछे है। तब आरएसएस पर आरोप लगाया जा रहा था, आज कांग्रेस पार्टी या बाकी दलों पर आरोप लगाया जा रहा है। लेकिन इस पूरे आंदोलन को आप किस तरीके से देखते हैं? और उसके बाद विजय त्रिवेदी। देखिए साहिल, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि आज की तारीख में युवाओं के अंदर आक्रोश है और आक्रोश इस बात को लेकर यह है कि जो सरकार कायदे से परीक्षाएं तक नहीं करा पा रही है और एक के बाद एक लगातार पेपर लीक हो रहे हैं, चाहे सीबीएसई का सवाल हो, तो ये लाखों करोड़ों छात्रों के लिए बहुत दिक्कत वाली बात पैदा होगी, उनके भविष्य को लेकर दिक्कत पैदा होगी, इसलिए लोग वहां पे इकट्ठा हुए हैं। इस पूरे मामले में अभी जैसे जो बात कहेगी, असली सवाल क्या है? असली सवाल लेके क्या धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होगा या नहीं होगा? अगर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होता है तो इस आंदोलन का क्या अर्थ है, इस पर भी गहरे सवाल खड़े होंगे। तो जो जिस असली मुद्दे को लेकर सरकार यह आंदोलन शुरू हुआ था वो पहले दिन से यह था कि दरअसल धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए। आपको अच्छी तरीके से याद होगा जब अभिजीत दिपके जब एयरपोर्ट पर पहुंचे थे, उन्होंने कहा था कि हम जंतर मंतर प्रदर्शन करेंगे, 5 बजे तक अगर इस्तीफा नहीं हुआ तो फिर हम आंदोलन को तेज करेंगे। फिर 5 बजे के बाद वो 1 हफ्ते का हो गया। अभी तक मुझे लगता है कि जो 2 अलग मांगे जोड़ी गई हैं वो दरअसल पूरे मामलों को डाइल्यूट करना एक तरीके से मुझे दिखाई पड़ रहा है। तो अगर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होता है तो क्या कांग्रेस जनता पार्टी को अपना ये आंदोलन जारी रखना चाहिए या फिर इसको तो विड्रॉ आपका करना इशारा चाहिए? किस तरफ है आशुतोष? नहीं, आपका इशारा किस तरफ है? जब आंदोलन पे उतरे तब पता ही इस सरकार में कभी इस्तीफे होते नहीं है। पिछले 12 साल में आपने देखा होगा एक भी मंत्री ने किसी आंदोलन के चलते इस्तीफा नहीं दिया है। कांग्रेस पार्टी की सरकार में जरूर इस्तीफे होते थे, शिवराज पाटिल को हटाया जाता था, विलासराव देशमुख को हटाया जाता था। बिल्कुल, मैंने कहा कि इस आंदोलन का टेस्ट केस है धर्मेंद्र प्रधान का अपने पद पर बने रहना या इस्तीफा देना। अगर वो इस्तीफा नहीं देते हैं, अपने पद पर बने रहते हैं, तो इस आंदोलन का जो औचित्य है उस पर गहरे सवाल खड़े होंगे। या कम से कम सरकार की तरफ से ये कम से कम आश्वासन मिले कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बारे में वो सोचेंगे। अगर चलिए ठीक है इस्तीफा भी ना दे, लेकिन क्या सरकार इस बारे में सोचना चाहती है कि उनके मंत्री महोदय ने गलतियां की हैं? शिक्षा मंत्री होने के नाते एक के बाद एक ब्लंडर्स किए हैं, उनसे शिक्षा मंत्रालय संभल नहीं रहा है, परीक्षाएं लगातार पेपर लीक हो रहे हैं, चाहे सीबीएसई का प्रश्न हो चाहे नीट का प्रश्न हो। तो अगर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होता है, ये बात तो सफेद लकीर नजर आ रही है साफ तरीके से विजय त्रिवेदी की। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होगा। आज भी 3.5 घंटे मिलकर आए हुए हैं, उसके बाद भी ये बात हम देख रहे हैं कि धर्मेंद्र प्रधान शायद इस्तीफा ना दे। लेकिन इस पूरे बात को लेकर एक बार फिर सदन के भीतर चर्चा शुरू हो चुकी है या उस पर बातचीत करने के लिए विपक्षी दलों को बुलाया गया है, कहा गया है कि आप इस पर बात करिए। यह मुद्दा एक बार फिर सबके सामने लाना, क्या यह इस आंदोलन की सफलता मानी जाएगी या सिर्फ एक ही मुद्दे पर यह आंदोलन शुरू हुआ था और उसी मुद्दे पर इस आंदोलन को देखा जाएगा?
साहिल, आपने बहुत ठीक बात की। आशुतोष जी भी जो बात कर रहे हैं वो ठीक बात है, लेकिन किसी भी आंदोलन की कामयाबी केवल इस विषय पर तय नहीं होती, और ऐसे आंदोलन हम देखते रहे हैं। ऐसे आंदोलनों से सफलता नहीं मिलती है कि इस्तीफा कोई भी सरकार अपने मंत्री से दिलवा ले। और अभी आंदोलन उस ऊंचाई तक या उस टेम्परेचर तक भी नहीं पहुंचा कि आप सरकार को इस दबाव तक ले आए कि इस्तीफा दे दे। लेकिन इसको मैं आंदोलन की असफलता या नाकामयाबी नहीं मानता। इस आंदोलन ने एक बात तय की कि सरकार को आगे आना पड़ा। सदन के पहले दिन, संसद का सत्र शुरू होने से पहले, उन्हें सोनम वांगचुक का अनशन खत्म कराने के लिए हॉस्पिटल ले जाना पड़ा। ये सब काम किया और पहले ही दिन उन बच्चों के साथ बातचीत करने के लिए आगे आना पड़ा जो सरकार इतने दिन से नहीं सुन रही थी। तो ये एक बड़ी कामयाबी है। एक बात ये समझना चाहिए कि आंदोलन जो होते हैं उसको हम तो यहाँ बैठे रहते हैं, बोल देते हैं ये फेल हो गया आंदोलन या कुछ और बात हो गई। यदि ऐसा होता तो महात्मा गांधी के आजादी से पहले के 30 साल के सारे आंदोलन फेल हो गए होते। आंदोलन के स्टेप्स होते हैं। आंदोलन रिजल्ट ओरिएंटेड ऐसे शार्प तरीके से नहीं होता ब्लैक एंड व्हाइट में। उसकी इस आंदोलन की एक कामयाबी मुझे लगती है कि सरकार दबाव में आई। दूसरी कामयाबी है कि आंदोलन की वजह से संसद में उस पर चर्चा होगी और बड़े तरीके से होगी। एक नाकामी यह है कि जो विपक्षी दल थे वो पूरी तरह से उसके साथ में नहीं आए और वो अपने अपने पॉलिटिकल इंटरेस्ट को देखते रहे या और बातें रही। अब आज हम ये सोनम वांगचुक पर या जो बच्चे लोग काम कर रहे हैं उन पर आशंका प्रकट करें, शक प्रकट करें कि वो सरकार के साथ मिल गए हैं। हो सकता है कुछ लोगों ने कोई बात की हो, कोई डील में भी होता है, कई लोग मैच्योर नहीं होते, लेकिन कामयाबी स्टेप बाय स्टेप होती है। और धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देंगे तब भी मैं इस आंदोलन की कामयाबी ये मानता हूं कि उन्होंने इस विषय को आगे बढ़ा। और एक और बात हो गई ना, नीट का पेपर हो गया, रिजल्ट आ गया, तो वैसे ही वो उसका फिट जो होता है वो कम हो जाता है। उसके बाद भी लोग आ जाएं, सरकार उस पर मानने के लिए तैयार हो जाए, बातचीत के लिए तैयार हो जाए। यानी आप मानते हैं कि कहीं ना कहीं इस पूरी सिस्टम को लेकर, परीक्षा पद्धति को लेकर लोगों के मन में सवाल है, और यही बात आज सड़क पर उतरे छात्रों के नजर से आज यहां पर दिखाई दी है। लेकिन उसके साथ साथ दिलचस्प बात यह भी है कि आज सुबह सोनम वांगचुक अस्पताल से जब उन्होंने ट्वीट किया, उसमें एक उन्होंने मांग रखी कि सभी पार्टी के सांसद पार्लियामेंट के भीतर यह मुद्दा उठाए, जिसके बाद वो अपना अनशन खत्म करेंगे। 3 मांगे उन्होंने रखी थी, उसमें से एक मुद्दा यह भी था। पहला मुद्दा यह भी था कि सरकार जिम्मेदारी ले जो हुआ है उस घटना की। क्या आपको लगता है कि आज की स्थिति में सरकार को मजबूर किया गया है इस पर बातचीत करने के लिए? ये इस आंदोलन की ताकत है। विजय त्रिवेदी, उसके बाद आशुतोष जवाब देंगे। जी बिल्कुल, मैं यही समझ रहा हूं साहिल कि ये एक कामयाबी है कि सरकार को बातचीत के लिए उतरना पड़ा। नहीं तो सरकार तो इतने समय से, ये कितने समय से चल रहा है, सरकार ने तो कोई रेस्पॉन्ड नहीं किया। क्या रेस्पॉन्ड किया सरकार ने? किसी भी बात पर कोई रेस्पॉन्ड नहीं किया। लेकिन वो इस जगह तक पहुंची कि इस मुद्दे पर बातचीत की जाए। और मैं समझता हूं कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इस पूरे सिस्टम को कैसे ठीक किया जाए, संसद में कैसे चर्चा हो, सदन में इस पर कैसे बात करें, और जिम्मेदारी के लिए इसका आप जवाब देंगे, क्योंकि विजय त्रिवेदी और कई लोगों को ऐसा लगता है कि सरकार को बातचीत करने के लिए मजबूर होना पड़ा 20 दिन के बाद। लेकिन पहले आशुतोष कुछ ऐड करना चाहते हैं, उसके बाद मैं आपके पास आऊंगा। देखिए, मैं आंदोलन को पर मैं प्रश्न चिन्ह नहीं खड़ा कर रहा हूं, लेकिन मुझे एक चीज जो लगातार सवाल मेरे मन में खड़ा होता रहा है कि ये आंदोलन विपक्ष से सवाल कर रहा, यह आंदोलन सरकार से सवाल क्यों नहीं कर रहा? भाई आपकी दिक्कत, आपकी परेशानी सरकार से है, आपकी परेशानी विपक्ष से तो नहीं है। विपक्ष तो नीट का सवाल बहुत पहले से उठाता रहा है। तो सोनम वांगचुक ये कह रहे हैं कि विपक्ष ये वायदा करे कि वो संसद के अंदर उठाएंगे, वो ये नहीं कह रहे कि सरकार ये वायदा करे कि धर्मेंद्र प्रधान को अपने पद से हटाएगी। सर ये सोनम वांगचुक ये बात क्यों नहीं करे? और सोनम वांगचुक, जहां तक मेरी जानकारी, ही इज नॉट अरेस्टेड, वो अरेस्ट नहीं है। तो ये जो मामला दिखाया गया कि दरअसल उनको रिलीज किया जाए, मुझे ये बात समझ में नहीं आती। मैं फिर इस बात को कहता हूं कि चूंकि विपक्ष के पास तो अलग अलग मुद्दे हैं ना आशुतोष। नहीं, विपक्ष तो राम मंदिर का मुद्दा भी उठा रहा है, चढ़ावा चोरी का मुद्दा भी उठा रहा है, विपक्ष तो परिसीमन का मुद्दा भी उठा रहा है। साहिल, देखिए, प्रश्न इसी बात को लेकर यह है कि जो सवाल सरकार से पूछे जाने चाहिए थे वो सोनम वांगचुक या ये आंदोलन विपक्ष से वो सवाल क्यों कर रहा है, विपक्ष से वायदा क्यों चाहता है? वो सरकार से मजबूती से क्यों नहीं कहता कि जब तक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होगा तब तक हम अपने पद से नहीं हटेंगे, तब तक हम अपना संजीव झा, क्या आपको भी यही लगता है? उसके बाद प्रदीप भंडारी जवाब देंगे। संजीव झा, क्या आपको भी यही लगता है? आशुतोष ये कह रहे हैं कि विपक्ष से सवाल क्यों आंदोलन की तरफ से? नहीं, मैं असहमत हूं और मैं विजय जी के बात से सहमत हूं। देखिए, मुझे ये लगता है कि इस आंदोलन की सबसे बड़ी उपलब्धि ये है कि कुछ नौजवानों ने आवाज़ उठाई और अब
प्रधानमंत्री को, नरेंद्र मोदी को अब एक प्रेशर बना और एक जो समझ थी कि नरेंद्र मोदी के खिलाफ आवाज उठाना बहुत मुश्किल है, इस सरकार के खिलाफ आप बोल नहीं सकते, तो इस देश के जनजी ने बताया कि नहीं, अगर उनके साथ अन्याय होगा तो वो बोलेंगे और सरकार का दबाव भी बना। देखिए, मैं तो कई बार गया वहां पे एक सिटीजन होने के नाते, और मैंने देखा तो हमेशा वहां से यही बातें होती थी कि विपक्ष का भी सहयोग चाहिए, और विपक्ष अलग अलग फोरम में बात कर भी रहा है कि भाई जिस तरह से पेपर लीक हो रहे हैं, अगर लीक होके बच्चे आएंगे तो सिस्टम लीक हो जाएगा और टैलेंट दरकिनार हो जाएगा। ठीक है, आलोक तो मुझे शर्मा, लगता है कि सबसे बड़ी क्या विपक्ष अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रहा था? इसके लिए आंदोलन के जरिए विपक्ष पर भी दबाव बनाने की कोशिश हुई। आशुतोष उस पर सवाल खड़ा कर रहे हैं कि विपक्ष पर सवाल क्यों? देखिए विपक्ष पर सवाल क्यों है, ये बहुत बड़ा सवाल है। इससे कहीं ना कहीं दूसरे तरह की स्मेल भी आती है। मैं लेकिन आज की डिबेट को डेविएट नहीं होने देना चाहता। एक कंपनी है इनोवेटिव व्यू, एफआईआर में उसका कहीं नाम नहीं होता है, जो सिक्योरिटी का पूरा एनटीए से टेंडर लेती है, और ये कंपनी ही 10 साल से गड़बड़ कर रही है। और ये विनीत जोशी जो यहाँ के एनटीए के और इसके पूरे के मालिक रहे हैं, उसके नजदीकी रहे हैं, और ये कंपनी आम आदमी पार्टी ने कर रही है। मुद्दे की बात आज की स्थिति में यही है कि सरकार को बातचीत के लिए मजबूर किया कि नहीं किया इस आंदोलन ने, ये जो विपक्ष से उम्मीद की जा रही थी। सोनम वांगचुक भी विपक्ष से उम्मीद कर रहे हैं कि सदन के भीतर ये मुद्दा प्रायोरिटी से उठाया जाए। प्रदीप भंडारी, क्या सरकार पर आज की स्थिति में यह दबाव है कि इस पर बातचीत होनी चाहिए? आशुतोष जी को इस बात की पीड़ा है कि आशुतोष जी को लगा था इस आंदोलन के बहाने वो राहुल गांधी को सत्ता में बैठा पाएंगे, अब उनको लग रहा है वो नहीं हो पा रहा। तब कल तक जिस आंदोलन का वो समर्थन कर रहे थे, आज उसी आंदोलन पे क्वेश्चन उठा रहे हैं आशुतोष जी। है ये देखिए, जेनजी को पीटा गया पंजाब के अंदर कुछ ही समय पहले। ये होता है लाठीचार्ज और जेनजी को पिटवाना। हमारे राज्य में प्रोटेस्ट आराम से यही रहेगी। दूसरी बात जरा, ये कल की बड़ी संख्या में जब छात्र सड़क पर उतरते हैं तो उनके मुद्दों को लेकर सरकार और उसके साथ साथ विपक्ष भी सदन के भीतर चर्चा करें और कुछ सॉल्यूशन लेकर आए, क्योंकि आखिरकार ये जो भीड़ उतरी थी ये कुछ सॉल्यूशन की मांग कर रही थी, कुछ उपचार की मांग कर रही थी, उपाय की मांग कर रही थी।